Hey guys, कैसे हैं आप लोग सभी? होप यू आर ऑल डूइंग गुड. सो टुडे वी विल गोना स्टार्ट विद आवर कंटिन्यूइंग फिलोसफर थॉमस हॉब्स, जिसमें हमने उनका बैकग्राउंड डिस्कस किया था. तो आज हम बेसिकली वो डिस्कस करेंगे उनके. दिस इज़ द सेकंड क्लास. आज हम डिस्कस करेंगे उनके फाउंडेशनल थॉट्स, उसका उनका जो स्टेट ऑफ नेचर था उसके बारे में, उनका जो ह्यूमन नेचर के बारे में व्यू था उसके बारे में. तो जस्ट टू बी वेरी, पहले वाली क्लास में हमने क्या किया था, लेट्स रिकैप. थोड़ा सा हमने बैकग्राउंड में डिस्कस किया था थॉमस हॉब्स के बारे में कि जो उनकी बैकग्राउंड है, कैसे वो अपने थॉट को यहाँ तक लेके आते हैं कि जो बैकग्राउंड में उनका सिविल वॉर चल रहा होता है, वो चाहते हैं कि एक स्टेबिलिटी आए, एक लोगों को आगे बढ़कर. एक हमने डिस्कस की थी कि उनकी बुक लेवियाथन में वो मेंशन करते हैं इस चीज़ को कि बहुत केओसनेस हो रखी है और उस केओसनेस को दूर करने के लिए एक स्टेबिलिटी की ज़रूरत है. और स्टेबिलिटी कौन लेके आएगा? एक रूलर लेके आएगा. और रूलर को हमें क्यों ओबे करना चाहिए, तो उसकी नीड इन लोग थॉमस हॉब्स ने लिखी थी लेवियाथन में, जो कि हमने डिस्कस किया था. तो अब इस वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि उनके जो क्या फाउंडेशनल थॉट्स थे और वो किस तरीके से अलग थे प्लेटो से और एरिस्टोटल से. तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. उनके जो बहुत रेडिकल आइडियाज़ थे उनके थॉट में, और जो कि अब से पहले डिस्कस नहीं किए गए थे अब तक, तो वो देखेंगे. सो लेट्स बिगिन. तो फाउंडेशनल आइडियाज़ देख लेते हैं हम इनके. वो बोलते हैं कि ऑल ह्यूमंस आर इक्वल. इससे पहले हमने बेसिकली देखा था कि जिसमें कि प्लेटो बोलते हैं एक आइडियल स्टेट को फॉर्मुलेट करना चाहिए. जिसकी वजह से क्यों फॉर्मुलेट करना चाहिए? क्योंकि वहाँ पे भी एक सिक्योरिटी की प्रॉब्लम थी. बहुत छोटे छोटे सिटी स्टेट्स थे. तो प्लेटो भी एक आइडियल स्टेट बनाना चाहते थे, जिसके लिए वो फिलोसोफर किंग को बनाते हैं कि वो फिलोसोफर किंग ही है जो आइडियल स्टेट को बना सकता है. तो इस वजह से फिलोसोफर किंग की इतनी वो नहीं है इम्पोर्टेंस. वो आइडियल स्टेट को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं वहाँ पे भी. तो इंडिविजुअल को भी वहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है. जस्ट बिकॉज कि आइडियल स्टेट फुल फ्लरिश रहे, सिक्योरिटी मेंटेन रहे, हर एक बंदा अपना काम ठीक तरीके से आइडियल स्टेट में करता रहे, जिस वजह से वो आगे कंटिन्यू रहे आइडियल स्टेट. तो जिसकी वजह से फिलोसोफर किंग बनाया जाता है. तो सिमिलरली हम सेम ही पैटर्न पे देखते हैं. मैकियावेली भी एक फंक्शनल स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं, जिसमें कि कौन होते हैं? वो एलीट्स होते हैं, जो कि जिसके पास टैलेंट होगा, एजुकेशन होगी, जो कि एक रूलर बनने के लिए फ़िट होगा, जिससे कि वजह से स्टेबिलिटी वहाँ पे आ सके और वो लोगों के ऊपर रूल कर सके. तो मैकियावेली भी एक स्टेट को इम्पोर्टेंस देते हैं, स्टेबिलिटी को इम्पोर्टेंस देते हैं, ना कि इंडिविजुअल को. और सिमिलरली हम देखते हैं एरिस्टोटल में भी वो एक नेचुरल इनइक्वालिटी की बात करते हैं, जिसमें कि वो बोलते हैं कि जो रेसिडेंट्स हैं वो एलियंस हैं. कुछ लोग जैसे कि स्लेव्स हुए जो कि वोट नहीं डाल सकते, जस्ट बिकॉज दे आर नॉट इक्वल. ठीक है, ओल्ड होते हैं, वुमेंस होती हैं, स्लेव्स होते हैं, तो दे आर नॉट इनवाइटेड टू पार्टिसिपेट इन दैट स्टेट. तो वो भी एक नेचुरल इनइक्वालिटी की बात करते हैं. बट अब यहाँ पे क्या होता है, बहुत रिवॉल्यूशनरी एक आइडिया इमर्ज होता है, जिसमें हॉब्स बोलते हैं कि ऑल ह्यूमंस आर इक्वल. तो ये एक रिवॉल्यूशनरी थॉट इवॉल्व होता है फॉर द फर्स्ट टाइम. जैसे कि हम अब आज के टाइम में देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है अपना आर्टिकल नंबर 14 राइट टू इक्वालिटी देता है. बट उस टाइम पे हॉब्स ये पोर्ट्रेट करते हैं जो कि राइट ऑल ह्यूमंस आर इक्वल. इससे पहले ये नहीं होता है. और सब लोग एक लाइक चौंक जाते हैं ना कि भाई ये क्या हो गया अचानक से. सिमिलरली हम लोग ये भी बोलते हैं ना कि ह्यूमन राइट्स के बारे में कि चाहे आपकी रेस कैसी भी हो, चाहे आप फिज़िकली डिसेबल्ड हो, चाहे आपका रिलीजन कोई सा भी हो, बट दैट डजेंट मैटर. ह्यूमैनिटी इज़ मैटरिंग. और तो ह्यूमैनिटी है, तो इस वजह से ह्यूमन राइट्स है. तो दैट इज़ वाई ह्यूमन राइट्स के बिहाफ पे हम लोग सब इक्वल हैं.
ऑन दैट नोट नो इंडिविजुअल कैन क्लेम प्रिफर्ड ट्रीटमेंट, क्योंकि हम लोग सब इक्वल हैं। तो इसी बिहाफ पे इंटेलेक्चुअल इक्वालिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू हॉब्स देन ऑब्जेक्ट टेस्ट। बेसिकली हॉब्स जो बोलते हैं इसमें कि जो एक अगर मान लीजिए टेस्ट ले लिया जाए सबका, तो उसमें पूरे इंडिया का उसमें आईक्यू लेवल का टेस्ट, तो सबके मार्क्स अलग अलग आएंगे सपोज़। तो किसी के मार्क्स कम आए और किसी के मार्क्स ज़्यादा आए। लेट्स टेक डिफरेंट एग्जांपल, इसमें भी आपको क्लियर हो सकता है। इसमें मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी इंसान अपने आप को ये नहीं मानता है कि मैं कम होशियार हूँ। सब यही मानते हैं कि आई एम वेल मच मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर नेक्स्ट पर्सन, और कोई भी दूसरे आदमी से मैं भी उतना ही होशियार हूँ। तो इस वजह से इंटेलेक्चुअल इक्वालिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू हॉब्स देन ऑब्जेक्ट टेस्ट। इसमें ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि जो हॉब्स का जो मैन है वो है बेसिकली एरोगेंट प्राउड क्रिएचर। तो बेसिकली कोई भी ये बंदा नेक्स्ट वाला बंदा ये नहीं मानना चाहता कि मैं स्मार्ट नहीं हूँ। नहीं, क्यों भैया, मैं भी उतना ही स्मार्ट हूँ जितना दूसरा आदमी है। जो मैंने सेकंड वाला एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा था वो ये था कि क्लास में दो बेंच होती है ना, एक फर्स्ट वाली होती है और सेकंड लास्ट वाली होती है। तो फर्स्ट वाले बंदे पे टॉप करने वाले होते हैं जो फर्स्ट क्लास डेली अटेंड करते हैं और एक्सेट्रा। तो फर्स्ट बेंच पे वो बैठते हैं। लास्ट बेंच पे क्या कह सकते हैं कि क्या बंदा कि जो लास्ट वाले बंदे पे बैठा हुआ है, बेंच पे बैठा हुआ है, क्या वो स्मार्ट नहीं है? उससे पूछ के देखो, वो कहेगा नहीं भाई, जो ज़रूरी है कि तू फर्स्ट आता हो तो ही स्मार्ट है। भैया मैं तो स्ट्रीट स्मार्ट हूँ, बहुत ज़्यादा होशियार हूँ मैं भी। मैं और बाकी चीज़ों में ऐसा नहीं कि भैया सिर्फ मैं पढ़ाई में होशियार हूँ, मैं खेल कूद में भी आगे हूँ, मैं दूसरी चीज़ों में भी आगे हूँ। तो इसी वजह से यहाँ पे हॉब्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि हर एक बंदा जो इंडिविजुअल है वो एरोगेंट है, प्राउड है, और वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे इंटेलेक्चुअल इक्वालिटी बेसिस के बेसिस पे हर एक बंदा सिमिलर। तो सेकंड में हॉब्स बोलते हैं कि मैन इज़ एन एक्टिव क्रिएचर। तो बेसिकली इसमें हॉब्स क्या कहना चाह रहे हैं, उसमें हॉब्स बोलते हैं कि मैन एंड एनिमल में एक ही चीज़ जो है वो डिफरेंशिएट करती है उसकी, वो है स्पीच। अगेन स्पीच इज़ काइंड ऑफ थिंग कि जो एरिस्टोटल भी बोलते हैं कि इसमें थोड़ा सा एक हमें एरिस्टोटल का भी टिल्ट देखने को मिलता है कि भाई जो सेम एरिस्टोटल बोलते हैं कि मैन और एनिमल से हम लोगों को डिफरेंशिएट करता है स्पीच, जस्ट बिकॉज कि हम वो बोलते हैं, एनिमल्स नहीं बोल पाते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। दैट्स वाई मैन इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनिमल। तो और दूसरी क्या चीज़ डिफरेंशिएट करती है मैन और एनिमल से, दैट इज़ कॉल्ड विल। विल इज़ ऑल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन इट कम्स टू मैन इज़ एन एक्टिव क्रिएचर। स्पीच में तो बेचारे हम सब लोग बोल सकते हैं, हम लोग अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम लोग जो चीज़ चाहिए वो मांग सकते हैं। दैट इज़ वाई वी आर एन एक्टिव क्रिएचर। सिमिलरली विल इज़ ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। क्यों? क्योंकि विल क्यों चाहिए? टू फिलफिल आवर पर्पज़ इन लाइफ, टू मेक आवर डिसीजंस बेटर, टू मेक आवर लाइफ बेटर, टू मेक गोल्स एंड अचीव देम, एंड ऑल्सो can improve ourselves in day to day activities, or to improve ourselves day by day in building our habits. So that is why will is important, and it plays a very important role when it comes to man is an active creature. फोर्थ पॉइंट आता है ऑल मैन सीक्स पावर। अब पावर क्यों ज़रूरी होती है? टू लिव वेल, अच्छा जीने के लिए, अच्छा दिखने के लिए, अच्छी रेपुटेशन लेने के लिए, अच्छा एक रिस्पेक्ट लेने के लिए, और क्या हो सकता है? और हो सकता है सिक्योरिटी के लिए। तो ये बेसिकली, और उस फियर को हटाने के लिए कि आप अपनी लाइफ एक अच्छी तरीके से अपनी फैमिली के लिए जियो, रिस्पेक्ट मिले, अच्छी ज़िंदगी जियो, जो भी आप चाहो उनकी जो डिज़ायर है वो फुलफ़िल कर सको। तो दैट इज़ वाई मैन सीक्स पावर। वो हमेशा पावर के पीछे भागता है, हमेशा अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल कर पाता है जब उसके पास पावर हो जाती है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि men are equal and active and seek power.
तो दैट इज़ वाई ये फ्रेज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब हम बात करते हैं पावर के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ह्यूमन नेचर के बारे में। ह्यूमन नेचर, हॉब्स क्या बोलता है ह्यूमन नेचर के बारे में? एरिस्टोटल बोलते हैं बेसिकली मैन इज़ अ सोशल एनिमल, बट ऑन द कॉन्ट्ररी यहाँ पे हॉब्स उनसे बिल्कुल डिफ्रेंशिएट करते हैं इस थॉट से, और वो बोलते हैं कि मैन इज़ एंटी सोशल एलिमेंट। वो ऐसा क्यों बोलते हैं? जो कि इसमें हम स्टेट ऑफ नेचर में भी देखेंगे, इस पॉइंट से रिलेट करता है वो पॉइंट। वो एंटी सोशल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो उनका जो व्यू है ह्यूमन नेचर के बारे में वो है आइसोलेटेड, ईगोइस्टिक, सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश बाय नेचर एंड सोशल बाय नेसेसिटी। इस बिना पे हॉब्स बोलते हैं कि मैन इज़ अ एंटी सोशल एलिमेंट। और जो बेसिकली और हॉब्स बोलते हैं, बिल्डअप करते हैं उसी थॉट के ऊपर कि भाई मैन आइसोलेटेड है, इगोइस्टिक और सेल्फ सेंटर्ड है, इंडिविजुअल आर क्रिएचर ऑफ देयर डिज़ायर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं और बिल्डअप करते हैं ऐसी थॉट को। वो कहते हैं कि जो मैन है वो हमेशा सीख करता है प्लेजर को और हमेशा अवॉइड करता है पेन को, और जो कि इसी थॉट को बाद में प्रोबेबली, नॉट प्रोबेबली बट फॉर श्योर डेवलप करते हैं आगे यूटिलिटेरियनिज्म के जो फ़िलासफ़र्स हैं आगे, जैसे कि बेंथम है। तो इसी थॉट को वो आगे फुलफ़िल नहीं, बेसिकली उसी को बिल्डअप करते हैं और अपने उसको थॉट को डिस्क्राइब करते हैं अपनी वेरियस बुक्स में। फिर आगे सिमिलरली यहाँ पे जो हॉब्स हैं वो बोलते हैं ह्यूमन नेचर के बारे में, कि वो बोलते हैं कि मैन ऐसा नहीं है कि भाई हमेशा ही आइसोलेटेड, इगोइस्टिक, सेल्फ सेंटर्ड ही है और एंटी सोशल एलिमेंट है, बट उसके अंदर एक चीज़ एल्ट्रिज्म की फीलिंग, गुडविल की फीलिंग, चैरिटी भी होती है, बट वो उभर के नहीं आ पाती है। जस्ट बिकॉज, ये भी हम आगे देखेंगे, जस्ट बिकॉज कि ये भी पॉइंट रिलेट करता है आपके स्टेट ऑफ जो हम स्टेट ऑफ नेचर है उसमें, और इसमें ये बोलते हैं कि वो उभर के नहीं आ पाती है, और जस्ट बिकॉज कि वो आइसोलेटेड है, इगोइस्टिक और सेल्फ सेंटर्ड है। और बेसिकली अगर हम इस चीज़ को अगर रियल लाइफ एग्जांपल के बारे में भी देखें तो लाइफ यहाँ पे 21st सेंचुरी में भी मेन वर सेल्फिश, दे ऑलवेज टू नॉट वांट टू कम्युनिकेट, और मतलब धोखा देते हैं। ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स वी आर सीइंग डे बाय डे इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ। तो बेसिकली ये चीज़ हमेशा भी सही नहीं होती है, क्योंकि हम ज़्यादा पार्ट तो वो देखते हैं पर कम को हम अवॉइड कर देते हैं। अब बेसिकली अगर हम एग्जांपल्स लें, जैसे कि कोविड की सिचुएशन है, और सिमिलरली हम लोग देखें कि क्राइसिस की सिचुएशन में ऐसा नहीं है कि भाई लोगों ने हेल्प नहीं करी। जब ऑक्सीजन की शॉर्टेज थी तो लोगों ने अपने आपस में फूड डिस्ट्रीब्यूट्स किया। ऑक्सीजन की शॉर्टेज के लिए लोगों ने खुद से अपनी जो पॉकेट से पैसा निकाल के दूसरों लोगों की हेल्प करनी स्टार्ट की। बहुत लेबर माइग्रेशन हो रखा था तो उनके लिए भी काफ़ी फूड डिस्ट्रीब्यूट किया, क्लोथ्स डिस्ट्रीब्यूट किए, जो कुछ भी उनसे बन सकता था वो उन्होंने किया। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई ऑलवेज ह्यूमन नेचर जो है वो ऐसा ही है। सिमिलरली हम देखते हैं कि जो क्राइसिस की सिचुएशन आ जाती है, जैसे फ्लड आ गया कश्मीर में, हमने देखा था कि जो फोर्सेस हैं वो किस तरीके से, जब जो फ्लड आया था, कैसे लोगों फोर्सेस ने, आर्म्ड फोर्सेस ने उनकी सेवा की थी, उनको निकाला था, इवैक्यूएट किया था, और सेफ़ पोजीशंस पे वहाँ पे उन्होंने पहुँचाया था। सिमिलरली हम चेन्नई में भी फ्लड जब देखी थी तो भी वहाँ पे ऐसे ही इतनी अच्छी सिचुएशन सामना किया था लोगों ने आपस में, और हेल्पलाइन नंबर आपस में जारी किए थे, कोई भी कहीं पे फंसा हुआ हो, जो भी जहाँ से जैसे तरीके से मदद कर सकता था। तो इसी तरीके से हॉब्स भी यही बोलते हैं कि भाई एक बात ठीक है बट वो उभर के नहीं आ पाते हैं, जिसको हम आगे देखेंगे स्टेट ऑफ नेचर में। सेकंड पॉइंट कहता है कि मैन इज़ पॉजेसिव बाय नेचर। अब वो पॉजेसिव क्यों है? वो क्यों है? क्योंकि इट गिव्स हिम प्लेजर। अब पॉजेसिव है जस्ट बिकॉज कि वो हमने देखा कि भाई वो मैन जो इंडिविजुअल है यार, क्रिएचर ऑफ डिज़ायर्स, और डिज़ायर क्या करता है? वो प्लेजर देती हैं, ठीक है। और जब वो प्लेजर देंगी तो प्लेजर नेवर एंड्स, वो विशियस साइकिल है, एंड इट ओनली एंड्स व्हेन
इट ओनली एंड्स विद डेथ। जब आदमी की डेथ हो जाएगी तभी जो उसका जो प्लेजर है वो ख़त्म होगा। इंटरनल एंडलेस वो कंटिन्यूस चलता रहेगा और वो हमेशा मोर और मोर पावर के पीछे मोर और मोर पोजेसिव होता रहेगा। एवरी वन पोजेस थिंग्स जस्ट बिकॉज कि वो पोजेस क्यों करता है, क्योंकि वो प्लेजर देती हैं तो आप उसके हमेशा पीछे भागते हो। बट जो रिसोर्सेज हैं वो तो लिमिटेड हैं, बट उसके थ्रू क्या होता है, फिर कंपटीशन इमर्ज होता है। कंपटीशन इमर्ज होगा तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो इसी वजह से मैन इज़ पॉजिटिव बाय नेचर। फिर ये बोलते हैं कि एक सेकेंड, इसमें आगे पॉइंट है कि इंडिविजुअल्स आर क्रिएचर ऑफ डिज़ायर्स एंड प्लेजर। बिल्कुल सही बात है कि हमने पिछले भी देखा था पॉइंट में कि भाई जो मैन है वो डिज़ायर और प्लेजर को क्यों लेता है, क्योंकि जो से सिक्योरिटी है, सॉरी सिक्योरिटी नहीं है। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि मैन सीक सोसाइटी एज मीन्स टू देयर एंड्स। बेसिकली इसमें क्या कह रहा है कि मैन को ज़रूरत नहीं है, अनटिल एंड अनलेस उसको ज़रूरत पड़ती है तभी वो एज अ नेसेसिटी के रूप में सोशल होता है। तभी वो अपनी बेसिकली अगर आप आइसोलेट रहोगे तो आपकी जो खाने की और बाकी जो चीज़ें हैं, कम्युनिकेशन की और बेसिकली और भी जो चीज़ें हैं वो आप फुलफ़िल ही नहीं कर पाओगे। तो वो एज अ मीन्स है, बेसिकली उसको ज़बरदस्ती जाना पड़ेगा क्योंकि वो आइसोलेट होकर नहीं रह सकता। तो वो एज एन एंड खाना भी है उसको, जीना भी है उसको, और उसके बाद उसको लाइफ भी बितानी है। अब अकेले के बोर हो जाओगे तो फिर क्या करोगे। तो उसको अपने एंड को मीट करने के लिए, अपनी उसको ज़रूरतें पूरी करने के लिए, तो वो इस वजह से मजबूर है, तभी वो सोसाइटी का सहारा लेता है टू अचीव इट्स एंड्स। उसको अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए सोसाइटी में जाना पड़ता है। इंडिविजुअल्स आर क्रिएचर ऑफ डिज़ायर एंड प्लेजर, जो कि हमने देख लिया वो विशियस साइकिल है, वो कभी ख़त्म नहीं होगी और वो एंड तक चलती रहेगी जब तक आपकी डेथ ना हो जाए। आगे देखते हैं स्टेट ऑफ नेचर। तो वहाँ पे लाइफ कैसी होती है, लाइफ होती है बेसिकली सॉलिटरी, पुअर, नास्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट। बेसिकली ये जो स्टेट ऑफ नेचर है ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट इमेजिन करते हैं हॉब्स। मतलब ये ट्रू नहीं होता है, बेसिकली एक थॉट एक्सपेरिमेंट है ये बेसिकली हॉब्स का, जो कि उसमें अपनी जो लाइफ है जो इंडिविजुअल्स की वो उसमें बताते हैं कि वहाँ पे कोई स्टेट नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई रूलर नहीं है, कोई सोसाइटी नहीं है, कुछ नहीं एग्जिस्ट करता है, बस वहाँ पे लोग रह रहे हैं। तो इसी वजह से वहाँ की जो लाइफ है वो इमेजिन करते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ही बुरी कंडीशंस हो रखी हैं और जो ब्रूटिश कंडीशंस हैं एकदम, बिल्कुल लोग खून के प्यासे हैं, एक दूसरे के बस एक दूसरे को मार रहे हैं, किसी तरीके से रह रहे हैं। और इसी वजह से वहाँ की जो लाइफ है वो नास्टी और पुअर है। और उसी वजह से ही जब कोई भी एक दूसरे के ऊपर अटैक कर सकता है तो वहाँ की जो लाइफ है वो शॉर्ट है। एंड सेकंड पॉइंट है कि परपिचुअल स्टेट ऑफ वॉर, वो एक दूसरे की बोला कि खून के प्यासे एकदम बिल्कुल किसी को मार रहे हैं और एकदम बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन है वहाँ पे। थर्ड पॉइंट है कि मैन मिसट्रस्ट वन अनदर। अब जैसे कि किसी को जैसे बोलते हैं ना कि भाई किसी को खाना मिल गया तो सडनली ये लोग भागते हैं और लड़ाई करने लग जाते हैं। तो बेसिकली सब वहाँ पे भी मैन मिसट्रस्ट वन अनदर, वहाँ पे एक दूसरे को ऊपर लड़ना कि किसी को कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा है। तो एक ऐसी कंडीशन प्रिवेल वहाँ पे कर रही है जो कि एक थॉट एक्सपेरिमेंट है हॉब्स का। फिर बेसिकली ऑब्रे है एक इंडिविजुअल, वो बोलते हैं कि वहाँ पे जो कंडीशन है स्टेट ऑफ नेचर की, जो हॉब्स जो इमेजिन कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल थॉट के ज़रिए, वो 3 रीजंस बोलते हैं कि वहाँ पे ऐसी कंडीशन क्यों है। जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे कोई कोएर्सिव अथॉरिटी नहीं है जो कि वहाँ पे एक अच्छा लोगों को जीवन दे सके, एक अच्छे लोगों को बता सके कि ऐसा नहीं करना चाहिए, डिसिप्लिन नहीं करा सकते वहाँ पे क्योंकि कुछ है ही नहीं वहाँ पे, कोई अथॉरिटी नहीं। जैसे मैंने बताया ना कि कोई स्टेट नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई रूलर नहीं है। तो अब वही होंगे तभी तो लोग ठीक तरीके से बिहेव करेंगे, तभी तो लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे, तभी तो वो एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं। सेकंड पॉइंट वो बोलते हैं कि कंपटीशन है एक दूसरे के बीच में, क्यों लड़ रहे हैं, जस्ट बिकॉज जो रिसोर्सेज हैं, जो गुड्स हैं वो लिमिटेड हैं और इसी वजह से वहाँ कंटिन्यूस वॉर हो रही जा रही है एक दूसरे के ऊपर। फिर थर्ड है लोग इगोइस्टिक भी हैं, किसी को कुछ चीज़ मिल जाती है तो चौड़ में घूमते हैं कि बस मुझे तो मिल गई अब। तो इसी वजह से वहाँ की जो लोग हैं वो कोऑपरेट नहीं करते हैं एक दूसरे के साथ, वो ईगोइस्टिक हैं, वो एक सेंस ऑफ
प्राइड मानते हैं इस चीज़ को, तो वहाँ ये भी एक थर्ड रीज़न है जो ऑब्रे बोलते हैं। और जो फोर्थ पॉइंट है बेसिकली वो है शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस शॉर्ट साइटेडनेस में जो वहाँ के जो उनके जो गोल्स हैं वो सिर्फ जी रहे हैं, बस किस तरीके से खाना मिल जाए, कोई पर्पस नहीं है लाइफ का, कोई गोल नहीं है, कोई आगे कोई व्यू नहीं है आगे चलने का। तो जस्ट जो वहाँ के जो लोग हैं उनके जो लोग हैं वो बेसिकली ये है कि किसी तरीके से एक शॉर्ट साइटेडनेस गोल है उनके, बहुत ही छोटे, जैसे खाना मिल जाए एक टाइम का बस। तो इस तरीके के गोल हैं वहाँ पे स्टेट ऑफ नेचर में, जो कि लोग वहाँ पे रह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तो जस्ट नेचुरल का क्या मतलब है? जस्ट नेचुरल का ये मतलब है कि जो वहाँ एक ऐसी कंडीशन जिसमें जस्ट बिल्कुल की पूरी फ्रीडम है, आपको जो भी चाहे आप वो कर लो, क्योंकि वहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई स्टेट नहीं है, कोई रूलर नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है जो इन्फोर्स करा सके रूल्स को। तो वहाँ पे एक कंडीशन ऐसी है जिसमें बिल्कुल कंप्लीट फ्रीडम दी गई है, जो जिसको चाहे जो मर्जी है वो करे। बट वहाँ पे एक चीज़ बेसिकली जब लड़ रहे हैं आपस में लोग, तो वहाँ पे एक ऐसी चीज़ की महसूस होती है कि वहाँ पे एक मीडिएटर होना चाहिए, वहाँ पे एक जो लड़ाई को रोक सके, एक अथॉरिटी होनी चाहिए, एक रूलर ही हो सकता है, जो गवर्नमेंट ही हो सकती है, सोसाइटी हो सकती है, या सिविल सोसाइटी हो सकती है, या कुछ भी एक मीडिएटर होना चाहिए। उसकी एक नीड होती है, वो वहाँ पे महसूस होती है लोगों को स्टेट ऑफ नेचर में, जिसकी वजह से वो कंटिन्यूस कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रुक सके। फिर मैंने बताया कि आपको एल्ट्रुइज्म और एम्पैथी ऐसा नहीं है कि लोगों के बीच में होती नहीं है, जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे जो अथॉरिटी है वो मिसिंग है, स्टेट है वो मिसिंग है, गवर्नमेंट है जो मिसिंग है, रूलर है जो मिसिंग है वहाँ पे। इस वजह से वो लोगों के अंदर में जो भावनाएं हैं वो कभी उभर के नहीं आ पाती है। और ऐसा नहीं है कि लोगों के होता अंदर होती नहीं है, वो जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे जो एक कंटिन्यूस फियर बना हुआ है, कंटिन्यूस एक इंस्टेबिलिटी बनी हुई है स्टेट ऑफ नेचर में, तो वो कभी भी लोगों के अंदर से बाहर नहीं आ पाती है। ये जो फीलिंग है अच्छी वाली, अल्ट्रुइज्म और एम्पैथी। नेचुरल लॉ इन स्टेट ऑफ नेचर, कोई भी एक नेचुरल लॉ वहाँ पे एक पोजेस नहीं करता है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि आर्टिकल ऑफ पीस जो है वो बेसिकली वो इन्फोर्स हो। बेसिकली इस वाले पॉइंट में बोला गया है कि आपकी फ्रीडम की कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो स्टेट ऑफ नेचर में फ्रीडम होगी भी तो आप किस तरीके से एंजॉय करोगे? वहाँ पे तो कोई एक फ्रीडम है ही नहीं बिल्कुल भी, आपको कुछ भी आप करने को, आप तो एक कांस्टेंट फियर में रह रहे हो। वहाँ पे कांस्टेंट लड़ाई चल रही है, इंस्टेबिलिटी है, क्योसनेस है, वहाँ पे एक दूसरे से लड़ रहे हैं लोग, तो वहाँ पे फ्रीडम का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो और फ्रीडम अगर होगी तो वहाँ पे एक, अगर नेचुरल वाली बात करें तो जो, अगर मान लीजिए वहाँ पे रूलर बिठा दिया जाए तब भी आपकी फ्रीडम नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो लिबर्टी है वो आपकी कर्टिल कर दी जाएगी, जस्ट बिकॉज कि रूलर आ गया वहाँ पे। स्टेट ऑफ नेचर में वहाँ पे कोई मतलब नहीं है। अगर वहाँ पे एक जो रूलर है, जहाँ पे गवर्नमेंट है, वहाँ पे अगर आपकी जो फ्रीडम है वो कर्टिल कर दी जाएगी, क्योंकि बस आपकी फ्रीडम कहाँ तक रहेगी कि आपकी कोई लाइफ नहीं ले सकता। इस वजह से सॉवरन कोई भी, मतलब जो किंग भी है वो आपके नहीं ले सकता, अगर एक्सेप्शनल कोई रीज़न ना आ जाए, जैसे आपने मर्डर वर्डर ना कर दिया हो, किसी को मार ना डाला हो, तो तब भी आपकी फ्रीडम का कोई मतलब नहीं बन जाता है वहाँ पे। कि एक जो स्टेट ऑफ नेचर है वहाँ पे फ्रीडम का वैसे ही मतलब नहीं बनता। और अगर अगर स्टेट जहाँ पे प्रिवेल करता है, जहाँ की गवर्नमेंट फंक्शन कर रही है, वहाँ पे भी कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि आपकी जो लिबर्टी है वो बाय रूल्स से कर्टिल कर दी जाती है, और आपकी फ्रीडम कहाँ तक सीमित रह जाती है कि आपको राइट टू लाइफ है बस। सेकंड में आते हैं कि आर्टिकल ऑफ पीस। बेसिकली वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर आपको अच्छी लाइफ जीतनी है या तो फिर आपको पीस रखना पड़ेगा, और आपको जो इंडिविजुअल्स हैं उनको बेसिकली वहाँ पे कोऑपरेट करना पड़ेगा, जिससे कि जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकें वो आपस में, ठीक है। और कोवेनेंट्स विदाउट स्वॉर्ड्स आर मियर वर्ड। और अगर आपको ये कांस्टेंट जो स्टेट ऑफ नेचर में जो फियर है उसको बदलना है, जो इंस्टेबिलिटी है उसको बदलना है, जो वहाँ पे क्योसनेस की जो सिचुएशन है उसको बदलना है, तो वो किस तरीके से होगा? वहाँ पे आपको करना होगा एक कॉन्ट्रैक्ट, जो कि सिर्फ बातों से नहीं होगा, वो एक्चुअली में जो है वो फोर्स में लेके आना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट, इसको इन्फोर्स करना पड़ेगा लोगों को अपने आप ही आकर मिलकर। तो उस वजह से ये बात कही गई है कि कोवेनेंट्स विदाउट स्वॉर्ड्स आर मियर वर्ड्स। इसका मतलब जो है, जो वर्ड्स हैं वो बेसिकली ईजिली ब्रोकन हो जाते हैं, पर कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो है वो बेसिकली इन्फोर्स किया जाता है। होप यू आर ऑल
understanding what I am just trying to dictate it to you. And if you feel any doubt in this video, please feel free and comment down below. And thank you very much, and have an awesome day.